हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना थर्ड चैप्टर पिछली क्लास में हमने अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा जो होती है वो एक ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी कि वो क्या होती है, वो भी एक ऊर्जा होती है। इसका ये जो होती है वो टेम्परेचर के साथ में घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तब ऊष्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तब ऊष्मा भी कैसी होती है, कम होती है। आप जैसे कि थर्ड चैप्टर में आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पढ़ना। थर्ड चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं कि कोई ऊनी वस्त्र, जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, जांतव रेशों से बनाए जाते हैं, जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं। उसी प्रकार से पादप के रेशों से बनाई गई जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र, उन्हें हम गर्मियों में पहनते हैं। शीतकाल में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और गर्म रख जो कि हमें क्या रखते हैं, हमारे शरीर को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि इस समय हमें सर्दी का एहसास होता है। जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें क्या करते हैं, ठंडक का अनुभव कराते हैं। क्या यह आप जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि विशेष प्रकार के वस्त्र इसलिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि शीतकाल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत कम होता है, सॉरी ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होता है, जिसके कारण ऊष्मा जो होती है वो भी कम हो जाती है। बाहर की साइड में अंदर की तुलना में बाहर की साइड जो ऊष्मा होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तब हमें किसका एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है। इसलिए हम उसमें कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, यदि आप बाहर धूप में आ जाएंगे तो आपको क्या लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी। जबकि ग्रीष्म काल में आपको घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव होता है। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या कोई ठंडी? हमें कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है? इस चैप्टर में हम उन्हीं बातों के बारे में पढ़ेंगे कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। चलिए हम सबसे पहले गर्म और ठंडी के बारे में पढ़ लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। गर्म है जैसे कि चाय, दूध, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, गर्म होती हैं। और ठंडी के रूप में आप आइसक्रीम ले सकते हैं, बर्फ़ ले सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडी चीज़ें होती हैं। सारणी 4.1 में कुछ सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इन सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं जबकि कुछ कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा बहुत गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। हम ये कैसे याद करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म है या दूसरी वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडी है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है, यानी कि क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? चलिए आज हम अपना स्पर्श इंद्रियों का ही टेस्ट ले लेते हैं। उससे पहले हम अपनी सारणी 4.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। 4.1 में आपको दिखाए गए हैं आइसक्रीम। एक तो आपका भरा ही हुआ है, तो आइसक्रीम कैसी होती है भाई, ठंडी होती है बिल्कुल। चाय के प्याले में रखी चम्मच। अब चाय जो है वो क्या है, गर्म है, उसकी प्याले में अगर कोई चम्मच रखी होगी तो वो भी नीचे से गर्म होगी लेकिन ऊपर से कैसी होगी, ठंडी होगी। तो इसे भी हम किस में रख सकते हैं, गर्म में रख सकते हैं। फलों का रस बिल्कुल ठंडा होता है, जूस बना करके पिया जाता है। उपयुक्त तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, भाई हत्ती तो पकड़ने काम आती है ना, तो वो कैसी होगी, ठंडी होगी। चलिए अब हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं उन पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। अब हम क्या करते हैं, 3 पात्र ले लेते हैं, ए, बी, सी। ए में हमने बिल्कुल ठंडा पानी डाला है, बी में हमने गर्म पानी डाला है और सी में हमने ठंडा और गर्म दोनों को मिला लिया है। ठीक है, यानी कि इसमें तो बिल्कुल ठंडा है, इसमें कैसा है, गर्म, और इसमें कैसा है, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि वो नॉर्मल वाटर हो गया है। ए में आप अपना लेफ्ट हैंड डालेंगे, यानी कि उल्टा हाथ डालेंगे, जबकि जबकि बी वाले में अपना सीधा हाथ डालेंगे। ए में आप अपना जब उल्टा हाथ डालेंगे तो आपको क्या होगा, आप इसमें देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है, हाँ, तो आपको क्या लगेगा, आपको पानी ठंडा लगेगा। सीधे हाथ को वो पानी कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, लेकिन वो पानी इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना हाथ ही जला लो। एकदम नॉर्मल वाटर में होना चाहिए, मतलब गुनगुना होना चाहिए वो, जिससे कि आपका हाथ ना जले। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को निकाल लेना है और उन्हें सी वाले पात्र में डालना है। ठीक है, दोनों हाथ हमने सी वाले पात्र में डाल दिए। सी पात्र में डालने पर जब हमने दोनों हाथों को डाला तो आपको क्या लगेगा कि जो ए वाले में आपने हाथ डाला था
उसकी बजाय ये वाला पानी आपको बहुत गर्म लगेगा। और बी में जो आपने हाथ डाला था उसमें कैसा पानी था, गर्म था। तो ये पानी कैसा था, सी वाला नॉर्मल था। तो ये आपको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। यानी कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर क्या नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक हाथ जो था वो हमको क्या दिखा रहा था कि भाई ये वाला पात्र का पानी ठंडा है, और उसमें आने पर वही नॉर्मल पानी उसको गर्म लग रहा था। बी वाले पात्र में पानी गर्म था, और सी वाला पानी नॉर्मल पानी को जो राइट वाला हैंड था, दाहिना हाथ था, सीधा हाथ था, वो उसे कैसा बता रहा था, ठंडा बता रहा था। तो हम क्या उस पर अपनी इंद्र शक्तियों पर या फिर स्पर्श इंद्रियों पर क्या विश्वास कर सकती हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते विश्वास। ये हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तो हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी के विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। किससे की जाती है? ताप से की जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊष्मा जो होती है वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यानी कि तापमान बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ती है और तापमान घटने पर ऊष्मा भी घटती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। अब हमें भाई उसकी गर्मी को नापना है, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या नापना होगा? उसका टेम्परेचर नापना होगा। अब तापमापन क्या है? ताप को किस तरीके से नापा जाता है? क्या आपने कभी कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। थर्मामीटर से मापा जाता है टेम्परेचर को, ताप को। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्योंकि थर्मामीटर जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। एक पानी के टेम्परेचर को भी नापने का होता है, एक वायुमंडल में होने वाली सर्दी गर्मी को नापने का भी टेम्परेचर होता है, लेकिन जिससे हमारे शरीर को ताप को मापा जाता है उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। तो भाई कैसा डायग्राम लिखा गया है, चलो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके का होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। इसका ये वाला पार्ट किसी पेशेंट के मुंह में डाल दिया जाता है। इसके अंदर जो ये रेड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक सी, ये बिल्कुल कैसी होती है? रेड कलर की होती है। ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये वाली लाइन ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। इस तरीके से हम इसमें टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ठीक है, अब यहाँ देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर में अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कैसा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। कांच की नली है ये वाली जो दिखाई गई है, ये कैसी है? कांच की नली है, समान व्यास की है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। भाई क्या होता है? बल्ब होता है। बल्ब में क्या भरा हुआ आता है? पारा। बीच में जो ये भरा हुआ है ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये रियल में कैसा होता है? रेड कलर का होता है, और इसे हम कहते हैं पारा। बल्ब के बाहर नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी हम देख सकते हैं। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। आपको धारी भी दिखाई देगी उसमें। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा नापते हैं। यानी कि जब हम टेम्परेचर लिखेंगे, किसी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है, हमने लिख दिया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या है? मापन की इकाई है। बूझों को दुविधा है कि चित्र 4.2 में दर्शाए गए दो मापक्रमों से किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। यानी कि इसमें जो दिखाया गया है 94 से 100, नीचे वाला देखिए आप, नीचे वाला जो है ये फॉरेनर वाला है। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है। तो इसको हम उसने कहा कि भाई हम डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों पढ़ते हैं, यानी कि इसमें दो टेम्परेचर लिख रहे हैं, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों पढ़ते हैं हम, फ़ारेनहाइट वाला क्यों नहीं पढ़ते? फ़ारेनहाइट वाला हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये जो था इसका परिसर, इसे हम पहले यूज़ करते थे लेकिन अब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ही क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। 4.2 की जगह अब क्या है?
थर्मामीटर से ताप मापना। चलिए अब हमको क्या करना है भाई, थर्मामीटर से ताप नापना है। आइए ये सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों के द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कर लीजिए। पहले उसमें जो पारा जहाँ तक है वहाँ तक उसको आप नोट कर लेंगे। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। अब इनके जो बीच की जो भागों की संख्या है कि कितने चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है उसको नोट कीजिए। मान लीजिए दोनों बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है और इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उसमें आपको थर्मामीटर में देखना है कि उसमें जो चिन्ह जो दे रखे हैं वो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दूरी पर होते हैं। तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं और इन चिन्हों के बीच 5वां भाग होता है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कितना हो सकता है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने से पहले आपको क्या करना है, थर्मामीटर को अच्छे तरीके से धोना है। धोने के लिए आप किसी रोगाणु रोधक या प्रतिरोधी घोल का उपयोग करके सुरक्षित कीजिए, इसे हम कीटाणुओं को मार सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि थर्मामीटर को एक ही ने यूज़ किया होगा फिर दूसरा यूज़ करे, तो उससे पहले हमको इसका अच्छे से इसका क्या करना होगा, इसे सफाई करनी होगी। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा, वो अनबैलेंस हो जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए आपको जोर जोर से उसको क्या करना होगा, झटकना होगा। झटके देने से सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, आप इसे 38 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसकी मात्रक के साथ भी व्यक्त किया गया है, क्योंकि आप अगर आपसे एग्जाम में कोई भी टेम्परेचर पूछे, यानी कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, तब आपको इसके साथ मात्रक भी लिखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको। पहले ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। उसने सोचा कि अगर भाई मेरा टेम्परेचर 37 से थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है तो वो किस में आ गई, चिंता में आ गई। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को 4.2 सारणी में लिखिए। डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग करने की कुछ आवश्यक सावधानियां हैं। क्या है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद उसे धोना चाहिए। धोने के लिए आप प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि उस उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ही नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधी रेखा में होना चाहिए, जैसे यानी कि जहाँ से आप उसे पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस पारे का तल होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह क्या हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि कांच की छड़ से मिलकर के बना हुआ होता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसे तो हमें बिल्कुल क्लीन रखना है, प्रतिरोधी से साफ करना है, उसे हम अपने हाथ से नहीं छू सकते। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि हमने इस क्रियाकलाप में पढ़ा था कि हमें अपने कुछ मित्रों के शरीर के ताप लेने हैं, कम से कम 10 मित्रों के शरीर के ताप लेने हैं। तो हम देखते हैं कि भाई उसमें सबका टेम्परेचर सेम नहीं था, यह कुछ अधिक तथा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जैसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप हो सकता है। ये 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। बूझों के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। परी ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। भाई डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल बुखार को नापा जा सकता है, केवल शरीर की जांच की जा सकती है, हम उससे दूध को नहीं नाप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से वह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है, यानी कि 40 हो सकता है, 41 हो सकता है, लेकिन 42 से ज़्यादा हुआ तो समझिए आपको बुखार है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी हम काम में लेते हैं, उन्हें हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। यानी कि अगर आपको दूध का टेम्परेचर नापना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्रयोगशाला तापमापी का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप यहीं तक पढ़िए, प्रयोगशाला तापमापी पे हम आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।